अंग्रेजी में एक फिल्म है यूनिवर्सल सोल्जर। उस फिल्म के कई सीक्वल बने हैं। यूनिवर्सल सोल्जर की सेंट्रल थीम बड़ी रोचक है। युद्ध में मारे गए सैनिकों को तकनीक के जरिए जिंदा करके मशीन के तौर पर तैयार किया जाता है। उनकी शारीरिक संरचना को ज़्यादा ताकतवर बनाया जाता है, मांसपेशियों को बुलेट प्रूफ बनाया जाता है, इस उद्देश्य से कि वो आदेश का पालन करेंगे और युद्ध की स्थिति में इंसानी जान का नुकसान कम होगा। लेकिन वो सैनिक बनाने वालों के खिलाफ ही युद्ध शुरू कर देते हैं। जिन्होंने बनाया उन्हें ही खत्म करने का ऐलान कर देते हैं। तो क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बीजेपी यूनिवर्सल सोल्जर की तरह हो गई है? क्या मोदी शाह की बीजेपी उस ज़मीन को ही निगलना चाहती है जिसकी मिट्टी से उन्हें तैयार किया गया है? उस संघ के दिशा निर्देशों से खुद को मुक्त करना चाहती है जिसने 100 साल की मेहनत से इसे इस मुकाम तक पहुंचाया है? या ये बात पूरी तरह निराधार है और आखिर ये सवाल उठा ही क्यों है? इस वीडियो में इस पर सिलसिलेवार तरीके से चर्चा होगी। नमस्कार, मैं हूं समरेंद्र और आप देख रहे हैं बोले भारत। आगे बढ़ने से पहले हम बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के एक रोचक इंटरव्यू पर नज़र डाल लेते हैं। जगत प्रकाश नड्डा हिमाचल प्रदेश से आते हैं, लेकिन उनकी इतनी भी हैसियत नहीं है कि वो हिमाचल में बीजेपी को जीत दिला सकें। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी कांग्रेस से हार गई थी। नड्डा बीजेपी के अब तक के सबसे कमज़ोर राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ऐसे अध्यक्ष जिनका अपना कोई जनाधार नहीं है, न ही कोई वैचारिक गहराई है। अब चूंकि वैचारिक गहराई नहीं है, इसलिए अच्छा भाषण देने भी नहीं आता, न ही संगठनात्मक स्किल है, न ही तुरंत फैसले लेने की क्षमता है। मतलब नड्डा में कोई गुण नहीं है। फिर भी वो अध्यक्ष हैं तो इसलिए कि उनसे बेहतर रबर स्टैंप नहीं मिल सकता था। मतदान के बीच इंडियन एक्सप्रेस को दिए क्रांतिकारी इंटरव्यू में नड्डा ने कहा कि शुरू में हम अक्षम होंगे, थोड़ा कम होंगे तो आरएसएस की ज़रूरत पड़ती थी। आज हम बढ़ गए हैं, सक्षम हैं, तो बीजेपी अपने आप को चलाती है। मतलब बीजेपी को अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने बीजेपी को आरएसएस का बच्चा बताया और कहा कि बच्चा अब अपने पैरों पर न केवल खड़ा हो गया है बल्कि दौड़ने और उड़ने की क्षमता भी रखता है। लेकिन ये उपमा ही गलत थी। बीजेपी संघ का बच्चा नहीं है। एक बच्चे का जन्म से ही स्वतंत्र वजूद होता है, तब भी जब वो माँ की कोख में होता है। उसके 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं, 2 आँख और कान होते हैं, दिल, दिमाग, फेफड़ा, गुर्दा, कलेजा सब कुछ अपना होता है। इसलिए उसका अपना स्वतंत्र वजूद होता है और उसकी अपनी स्वतंत्र चेतना होती है। बीजेपी की अपनी कोई स्वतंत्र चेतना नहीं है। उसकी समूची चेतना संघ की चेतना है। इसलिए बीजेपी को संघ का बच्चा बताना और स्वतंत्र वजूद की बात करना एक खतरनाक ख्याल है, एक बेतुकी उपमा है। तो फिर बीजेपी क्या है? बीजेपी संघ का सियासी हथियार है, औजार है। संघ की विचारधारा को जमीन पर उतारने का माध्यम है। संघ की सोच और विचारधारा के आधार पर एक ताकतवर राष्ट्र के निर्माण का तंत्र है। अब ये तंत्र, ये औजार, ये हथियार, ये माध्यम बगावत कर दे और नड्डा जैसे जनाधार विहीन नेता ये कहने लगे कि उन्हें संघ की आवश्यकता नहीं है, तो इसके क्या मायने हो सकते हैं? और संघ ने ये जो तंत्र बनाया है वही तंत्र संघ को खाने की सोच रखने लगे तो ये कितनी खतरनाक बात होगी। ये सही है कि बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब हो गई है, लेकिन ये एक कमज़ोर जीत है। बीजेपी अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा नहीं जुटा सकी है, वो भी ऐसे दौर में जब राम मंदिर का निर्माण हुआ है, अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार है, राम का आशीर्वाद है, फिर भी बीजेपी उम्मीदों के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सकी। ऐसा क्यों हुआ? इस सवाल की कोई एक वजह नहीं है। कहने को कहा जा सकता है कि मूर्ख केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने जिस समय ठाकुरों के खिलाफ बयान दिया, उसी समय उसकी गर्दन रगड़ दी गई होती तो नुकसान नहीं होता। कहने को ये भी कहा जा सकता है कि अयोध्या के जब जाहिल और बदतमीज बीजेपी नेता लल्लू सिंह ने संविधान संशोधन वाला बयान दिया तो उसके बाद उन्हें तुरंत हटा दिया गया होता तो नुकसान नहीं होता। बात सही है। बीजेपी के सेंट्रल लीडरशिप ने, अमित शाह ने और जगत प्रकाश नड्डा ने प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाया होता तो नुकसान कम होता। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। असली सवाल ये है कि इन बयानों के बाद विरोधी इनके खिलाफ माहौल बनाने में कैसे कामयाब हो गए। बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, गांव-गांव तक पहुंच है, हर बूथ पर इसके आदमी हैं। इतना सघन नेटवर्क किसी भी दल के पास नहीं है। साथ में संघ की ताकत है।
फिर भी आरक्षण और संविधान सुरक्षित है, नरेंद्र मोदी की ये बात जनता के बीच क्यों नहीं पहुंची? आखिर ऐसा क्यों हुआ? नैरेटिव गढ़ने में माहिर बीजेपी और संघ इस बार नाकाम क्यों हो गए? उन दलों से उन्हें मात कैसे मिल गई जिनका आधार इनकी तुलना में बेहद कम है? ये समझने के लिए और असली कारण जानने के लिए हम सबको एक साल पीछे जाना होगा। कर्नाटक में मई 2023 में विधानसभा चुनाव हुए थे। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने येदियुरप्पा को जिस तरह हटाकर बसवराज बोम्मई को मुख्यमंत्री बनाया था, उससे मतदाताओं में नाराजगी थी। फिर बोम्मई सरकार पर भ्रष्टाचार के भयंकर आरोप लगे, जनता की नाराजगी बढ़ गई। लिहाजा नतीजे कांग्रेस के पक्ष में गए, बीजेपी के हाथ से सत्ता फिसल गई। इस हार के बाद मई 2023 में संघ के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में संपादक प्रफुल्ल केतकर का संपादकीय छपा। प्रफुल्ल केतकर ने हार की कुछ ठोस वजहों का जिक्र किया था और भविष्य में सुधार लाने की बात पर जोर दिया था। हार की ठोस वजहें क्या थीं? 1. ब्रांड मोदी पर आवश्यकता से अधिक निर्भरता। 2. संगठन और प्रतिबद्ध कार्यकर्ताओं की अनदेखी। 3. क्षेत्रीय क्षत्रपों को कुचलने की कोशिश। और 4. वैचारिक मूल्यों से पलायन। ऑर्गेनाइजर के उस संपादकीय में प्रफुल्ल केतकर लिखते हैं कि क्षेत्रीय स्तर पर शक्तिशाली नेतृत्व और प्रभावी क्रियान्वयन के बगैर सिर्फ मोदी का करिश्मा और हिंदुत्व की विचारधारा के आधार पर चुनाव नहीं जीता जा सकता। हिंदुत्व की विचारधारा और मोदी का करिश्मा एक सकारात्मक पक्ष है, मगर ये तभी प्रभावी होगा जब क्षेत्रीय स्तर पर भी मजबूत नेतृत्व होगा, प्रभावी गवर्नेंस होगा और वैचारिक मूल्यों से विश्वासघात नहीं किया जाएगा। उस लेख में ये चिंता जताई गई थी कि जिस तरह बीजेपी को भ्रष्टाचार के आरोपों का जवाब देना पड़ रहा है, वो सही नहीं है। इस संपादकीय और वाजिब चिंता के बाद बीजेपी ने क्या किया? कर्नाटक की हार के बाद बीजेपी ने कोई सबक सीखा या नहीं सीखा? संघ के सुझावों को कितनी गंभीरता से लिया? इन प्रश्नों के उत्तर के लिए आम चुनाव से ठीक पहले नवंबर 2023 में 3 राज्यों में हुए चुनाव के बाद की परिस्थितियों पर गौर करते हैं। बीजेपी को राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जीत मिली। राजस्थान में जीत के बाद बीजेपी के केंद्रीय नेताओं ने वसुंधरा राजे को हाशिए पर ढकेल दिया, वसुंधरा को अपमानित किया और बताया कि पार्टी में उनके लिए कोई खास जगह नहीं बची है। वसुंधरा राजे ने बेटे की खातिर अपमान का घूंट पी लिया, लेकिन वो प्रतीक्षा करती रहीं कि उनकी भूमिका बढ़ाई जाएगी, सम्मानजनक अवसर दिया जाएगा। आम चुनाव से पहले गुजरात में बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला के राजपूत विरोधी बयान के बाद राजस्थान में राजपूत अस्मिता का नारा बुलंद हुआ। देश में बीजेपी का पहला मुख्यमंत्री राजस्थान में बना था। भैरव सिंह शेखावत की अगुवाई में पार्टी की सरकार बनी थी। तभी से राजस्थान का राजपूत बीजेपी के साथ था, लेकिन इस चुनाव में उनकी अनदेखी हुई। इसी बीच गुजरात में केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने राजपूत रजवाड़ों के खिलाफ एक ओछा बयान दिया। इसकी वजह से गुजरात से सटे राजस्थान में आक्रोश बढ़ने लगा। आक्रोश शांत करने में वसुंधरा राजे असरदार साबित हो सकती थीं, लेकिन उनसे कोई सहयोग, कोई मदद नहीं मांगी गई। अमित शाह और जगत प्रकाश नड्डा जैसे नेताओं का यह अहंकार भारी पड़ा। राजस्थान में बीजेपी को भयानक नुकसान हुआ। 25 की 25 सीटें जीतने वाली बीजेपी 14 पर सिमट गई। मध्य प्रदेश में तो शिवराज सिंह चौहान के साथ जो कुछ किया गया वो बेहद अश्लील, विभत्स, विद्रूप और विकृत था। शिवराज सिंह चौहान पिछड़ी जाति से हैं। मध्य प्रदेश में उनकी अगुवाई में बीजेपी को बम्पर जीत मिली। 230 में 163 सीटें मिली, लेकिन बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटा दिया। इस एक फैसले से शीर्ष नेतृत्व ने बाकी सभी नेताओं को बताया कि इस बीजेपी में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की इच्छा और उनका हित ही सर्वोपरि है, और किसी भी नेता के मूल्यांकन का कोई दूसरा पैरामीटर, कोई दूसरा पैमाना है ही नहीं। बीजेपी के उस फैसले पर अमित शाह और नड्डा के कुछ करीबी लोगों ने कहा कि शिवराज बहुत दिन राज कर लिए थे। आखिर कोई कितना दिन राज करेगा? सवाल ये उठता है कि क्या ये तर्क, ये नियम नरेंद्र मोदी पर भी लागू होगा या नहीं होगा? नरेंद्र मोदी 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और 2 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इस बार प्रदर्शन उम्मीदों के मुताबिक नहीं हुआ है, तो उन्हें पद छोड़ना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए? आखिर कोई तो पैरामीटर होगा, या मोदी शाह पैरामीटर से ऊपर है? ये अच्छा हुआ कि बीजेपी ने शिवराज सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटाने के बाद भी निपटाने की कोशिश नहीं की। मध्य प्रदेश की सबसे सुरक्षित सीट विदिशा से टिकट दिया
और केंद्र में बड़ी और असरदार भूमिका का वादा किया। पूरे प्रदेश में शिवराज सिंह ने घूमकर पार्टी का प्रचार किया, इसलिए आम चुनाव में भी मध्य प्रदेश में बीजेपी को बम्पर जीत मिली, नुकसान नहीं हुआ। लेकिन ऐसा राजस्थान में भी किया जा सकता था। वसुंधरा राजे के मान सम्मान की रक्षा हो सकती थी, उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जा सकती थी, लेकिन पार्टी के बड़े नेताओं का अहंकार और उनकी मर्दवादी सोच इस रास्ते में अड़चन बन गई। वो एक औरत को उसकी औकात बता रहे थे, नतीजा सबके सामने है। अब आते हैं महाराष्ट्र पर। महाराष्ट्र में बीजेपी सबसे ताकतवर पार्टी है। महाराष्ट्र में बीजेपी के सबसे बड़े नेता हैं नितिन गडकरी। नितिन गडकरी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं और कार्यकर्ताओं के बीच काफ़ी लोकप्रिय हैं। बीते 10 साल से वो पार्टी में तो बने हुए हैं और केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, लेकिन पार्टी के कामकाज में उनकी कोई भूमिका नहीं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने लगातार उनकी अनदेखी की। इस चुनाव में तो सुनते हैं कि उन्हें हराने की कोशिश भी की गई। वो तो गडकरी की अपनी जड़ें मजबूत थीं, वो चुनाव जीत गए। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व अपने ही नेताओं को कमज़ोर करने में जुटा है। जब किसी पार्टी में उसके कद्दावर नेताओं का वजूद ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो वो संगठन को क्या और कैसे मजबूत करेंगे। वही हुआ भी। गडकरी तो चुनाव जीत गए, लेकिन बीजेपी उस पूरे क्षेत्र में चुनाव हार गई। महाराष्ट्र में बीजेपी ने एक और काम किया। शिवसेना से हिसाब चुकाने के लिए, सत्ता हथियाने के लिए शिवसेना तोड़ दी और फिर एनसीपी भी तोड़ दी। एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया, अजीत पवार के नेतृत्व वाले धड़े को सरकार से जोड़ा, फिर कांग्रेस के अशोक चव्हाण को बीजेपी में शामिल कराया। अशोक चव्हाण, अजीत पवार और छगन भुजबल पर भ्रष्टाचार के भयानक आरोप थे। आरोप लगाने वाली खुद बीजेपी थी। खुद प्रधानमंत्री ने इन पर कार्रवाई का वादा किया था। इन बाहरी लोगों को अपने साथ जोड़कर या पार्टी में शामिल कराकर बीजेपी ने नैतिक पतन की नई कहानी लिखी। प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स के नाम पर उन वैचारिक मूल्यों की तिलांजलि दे दी जो उसे भीड़ से अलग करती थी। साथ ही जमीनी और प्रतिबद्ध कार्यकर्ताओं को ये भी बताया कि उनकी कोई हैसियत नहीं है, उनसे ज़्यादा बड़ी हैसियत बाहरी नेताओं की है। ये संकेत उत्तर प्रदेश में भी दिया गया। ओम प्रकाश राजभर जैसे बड़बोले नेता को एनडीए में शामिल कराने के लिए अपने ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सम्मान से समझौता किया। योगी आदित्यनाथ पार्टी के सबसे कद्दावर नेता हैं और उनके नेतृत्व में बीजेपी लगातार 7 साल से सत्ता में है। 2022 में योगी के नेतृत्व में बीजेपी ने बड़े बहुमत के साथ सत्ता सुरक्षित रखी, लेकिन आम चुनाव में पार्टी ने उन्हें सिर्फ प्रचार तक सीमित कर दिया। टिकटों के बंटवारे में उनकी एक नहीं सुनी गई, सुनना तो दूर पूछा भी नहीं गया। उत्तर प्रदेश में सब कुछ अमित शाह और सुनील बंसल ने तय किया, उनके चंपुओं ने तय किया। भ्रष्ट और आपराधिक छवि के लोगों के आगे बीजेपी बिछी हुई नजर आई। बिचौलिए किस्म के लोगों की सलाह पर टिकट वितरित किए गए। उत्तर प्रदेश में टीम अमित शाह में ऐसे लोगों की भरमार रही जिनकी राजनीतिक समझ ठेका पट्टी दिलाने तक सीमित है। जनरल वीके सिंह जैसे नेताओं का टिकट काट दिया गया। जातीय समीकरण को भुलाकर टिकट बांटे गए। जिन उम्मीदवारों के खिलाफ नाराजगी थी उन्हें भी टिकट बांटे गए। ऐसा नैरेटिव तैयार किया गया कि शिवराज सिंह चौहान की तरह ही योगी आदित्यनाथ को भी मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाएगा। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ 2020 से ही कैंपेन चलाया जा रहा है। इसमें अमित शाह के करीबी लोग जुटे हैं। जिस हेमंत शर्मा के साथ अमित शाह घूमते हैं, उस हेमंत शर्मा की अगुवाई में पत्रकारों का एक बड़ा तबका लगातार योगी आदित्यनाथ पर हमला करता है। खैर, ये राजनीति है और राजनीति में ये सब होता है। वैसे भी हेमंत शर्मा जैसे पंटरों की इतनी हैसियत नहीं हो सकती कि नेता की इच्छा के बगैर चुनाव प्रभावित कर ले जाएं। इसे समझने के लिए आपको मतदान के बीच के घटनाक्रम पर नजर डालनी होगी। मतदान के बीच 10 मई को आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अंतरिम जमानत पर रिहा हुए। जेल से बाहर निकलते ही उन्होंने 2 राजनीतिक दांव चले। पहला कि नरेंद्र मोदी अपने लिए नहीं अमित शाह के लिए वोट मांग रहे हैं। अगले बरस 75 साल पूरे होने पर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद से हटेंगे और अमित शाह प्रधानमंत्री बनेंगे। और दूसरा कि आम चुनाव के ठीक 2-3 महीने के भीतर बीजेपी योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटा देगी। पार्टी मोदी जी अपने लिए वोट नहीं, अमित शाह जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। दूसरी बात, योगी आदित्यनाथ जी को अगर ये लोग जीत गए तो योगी आदित्यनाथ जी को 2 से 3 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश के सीएम पद से हटा दिया जाएगा। केजरीवाल की इस टिप्पणी के तुरंत बाद अमित शाह ने प्रधानमंत्री वाले मसले पर तो सफाई दी कि ऐसा संभव ही नहीं है।
नरेंद्र मोदी नेता हैं और जब तक पार्टी सत्ता में रहेगी वो प्रधानमंत्री बने रहेंगे। लेकिन योगी के सवाल पर चुप्पी साध गए। अकेले योगी घूम घूम कर केजरीवाल को ललकारते रहे। जब व्यक्ति जेल में जाता है ना, उसकी बुद्धि भी पलट जाती है। और ऐसे ही आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बुद्धि भी भ्रम में पड़ गई है कि वह अपने बात को मेरे साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व मुंह में दही जमा कर बैठ गया। पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कई इंटरव्यू दिए, लेकिन जब भी योगी पर सवाल पूछा गया वो धूर्तता से टाल गए। इससे जनता के बीच ये संकेत गया कि अमित शाह और नड्डा की नीति योगी आदित्यनाथ को लेकर साफ है, वो उन्हें ठिकाने लगाना चाहते हैं। जनता को ये ठीक नहीं लगा। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने अपनी मूर्खता में विपक्ष की ये चाल कामयाब होने दी। कुल मिलाकर बीजेपी के इस शर्मनाक प्रदर्शन की कुछ ठोस वजह है। मतदान के बीच संघ को अपमानित करना, पुरुषोत्तम रूपाला और लल्लू सिंह जैसे बड़बोले और जाहिल नेताओं पर समय रहते ठोस कार्रवाई नहीं करना, भ्रष्ट और आपराधिक छवि वाले बाहरी लोगों की भीड़ जुटाकर पार्टी की ईमानदार छवि को नुकसान पहुंचाना, प्रतिबद्ध और समर्पित कार्यकर्ताओं की अनदेखी जिसकी वजह से वो उदासीन हुए और उन्होंने जमीनी स्तर पर विपक्ष के नैरेटिव को काउंटर नहीं किया। ब्रांड मोदी के चक्कर में वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान, नितिन गडकरी और योगी आदित्यनाथ जैसे कद्दावर नेताओं की अनदेखी और नीतिगत फैसलों में रणनीति में बिचौलियों को शामिल किया जाना, इन सब वजहों ने आज बीजेपी को एक ऐसे मोड़ पर पहुंचा दिया है जहां भले ही सत्ता उसके पास बची है, लेकिन वैचारिक एजेंडे को लागू करना अब आसान नहीं होगा। एक कमजोर सरकार मजबूत फैसले नहीं ले सकती है। कम शब्दों में बीजेपी जीत कर भी हार गई है और ऐसा नरेंद्र मोदी और अमित शाह की स्वयं के फैसलों की वजह से हुआ है। अमित शाह की रणनीति की वजह से हुआ है, सुनील बंसल की वजह से हुआ है। अब तक जीत का श्रेय उन्होंने किसी को नहीं दिया, इसलिए हार की जिम्मेदारी भी उनकी ही है। राजनीति संभावनाओं और समझौतों का नाम है, लेकिन गिरने की कोई सीमा तो निर्धारित करनी ही चाहिए। इन्होंने नैतिक पतन की सभी सीमाएं तोड़ दी हैं, बीजेपी की ब्रांड इक्विटी डाइल्यूट कर दी है। राजनीति संभावनाओं और समझौतों का नाम है, लेकिन गिरने की कोई सीमा तो निर्धारित करनी ही चाहिए। मोदी शाह ने ये नहीं किया है। इन्होंने नैतिक पतन की सभी सीमाएं तोड़ दी हैं, बीजेपी की ब्रांड इक्विटी डाइल्यूट कर दी है। अब भी समय है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे नेता संभलेंगे और सुधरेंगे तो हालात बदल सकते हैं। नहीं संभलेंगे, नहीं सुधरेंगे तो मिट्टी में मिलना तय है। लेकिन असली दिक्कत ये नहीं है। ऐसे बहुत से नेता आते हैं और चले जाते हैं। असली दिक्कत ये है कि अपने साथ संघ और संघ परिवार की सारी जमा पूंजी भी ले जाएंगे। उनके 100 वर्षों की तपस्या को एक झटके में विफल कर देंगे। बोले भारत में इतना ही। जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।